बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल अकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23 और आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 18.6 से लेकर 18.10 तक। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18.6 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 18.6, the stopping potential to prevent electron from flowing across a photoelectric cell is 4 volts. What maximum kinetic energy is given to electrons by the incident light? स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 18.6 में पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोइंग अक्रॉस ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज़ 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? व्हाट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स बाय द इंसिडेंट लाइट। तो इसको समझ लें कि ये आपके पास सपोज के ये मेटल है जिसके ऊपर आप फोटॉन जो है ना स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये फोटॉन यहाँ पे टकराने के बाद इसके वर्क फंक्शन फाई को तोड़ते हैं, और उसके बाद जो एनर्जी फोटॉन की बच जाती है वर्क फंक्शन को तोड़ने के बाद, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से आउट हो जाते हैं। यानी फोटॉन की जो एनर्जी है वर्क फंक्शन को माइनस करने के बाद जो बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ये इस तरफ निकल जाते हैं। अब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल जो अप्लाई करते हो तो वो रिवर्स पोटेंशियल होता है, यानी रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आपको समझाने के लिए इस तरह से मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका रिवर्स पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव, यानी नेगेटिव प्लेट ये है और ये पॉजिटिव प्लेट है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो आपने रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर दी, यानी इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से जाने से ये रोकेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है कि ये पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट है। आपने यहाँ पे अगर 4 वोल्ट अप्लाई कर लेते हो तो ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। तो पूछा हुआ ये कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो 4 वोल्ट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इसको रोक ले। एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें तो आपका काम चल जाएगा। आसान सा है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी KE इज़ इक्वल टू VE या EV। स्टूडेंट्स, इसका भी आपको ओरिजिन बता देते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q ये किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। तो वर्क डन आप अगर यहाँ से निकालना चाहें तो वर्क किसके बराबर होगा? QV के। ये इस तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो उसको हम E लिखते हैं और ये EV ऐसे बन जाएगा। अब ये जो वर्क डन है ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कौन सा वर्क है ये? चूँकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से KE लिख सकते हैं, KE इज़ इक्वल टू EV। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो इसमें जस्ट वैल्यू आप प्लग इन करें, इसका आंसर आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप पुट करें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट का। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जाउल्स में आनी चाहिए। अब जाउल्स में कैसे आएगी? ये आपके पास 1.6 × 10⁻19 कूलम्स है। 1.6 दोबारा लिख लेते हैं, 10⁻⁻19 कूलम्स है C, और ये क्या है? जाउल्स पर कूलम है। तो कूलम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास यूनिट्स भी जाउल्स में ही बच गए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 6.4। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 6.4 × 10⁻⁻19 जाउल्स। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन टकराए, फोटॉन टकराए हैं, इसके बाद वर्क फंक्शन को तोड़ा है मेटल की, और उसके बाद जो निकले हैं तो किस एनर्जी के साथ निकले हैं? 6.4 × 10⁻⁻19 जाउल्स। इसलिए 4 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको ब्लॉक कर देगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्टॉप कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Example 18.7.
X-rays of wavelength 0.2 nanometers are scattered from a block of carbon. The scattered X-rays are observed at an angle of 45 degrees to the incident beam. Calculate the wavelength of the scattered X-rays at this angle. Students, next question है क्वेश्चन नंबर 18.7 एग्जाम्पल। तो इसमें दिया हुआ है द X-rays of 0.2 नैनोमीटर्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ कार्बन। कितना है जो लेमडा है, वेवलेंथ है एक्सरेज की 0.2 नैनोमीटर है और कार्बन का ब्लॉक है जो इसको स्कैटर करवा रहे हैं जिससे। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से 0.2 नैनोमीटर का फोटान है, फ़र्ज़ करें कि इस डायरेक्शन में वो एक ब्लॉक, कार्बन का जो ब्लॉक है उसके ऊपर यहाँ पे फायर किया हुआ है। तो यहाँ ये फोटान जब टकराता है 0.2 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है, nm नैनोमीटर्स। तो इसके बाद ये यहाँ से स्कैटर होता है। कितने एंगल के साथ स्कैटर होता है? 45 डिग्री के साथ। ये इसका एंगल बनता है 45 डिग्री। 45 डिग्री थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसको हम फाई कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का रिकॉयल एंगल है वो फाई होता है। तो ये एंगल 45 डिग्री का है। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमने क्या सॉल्व करनी है? वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे एट दिस एंगल। तो हमने जो लेमडा प्राइम है वो फाइंड करना है। लेमडा प्राइम, ये लेमडा है तो लेमडा प्राइम हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट का जो फार्मूला है वो हमारे काम आएगा कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा लेमडा इज़ इक्वल टू H/m0c मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यानी सिर्फ आपको सिर्फ एंगल यहाँ पे पुट करना है, बाकी चीज़ें कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा लेमडा आएगा चेंज इन लेंथ। लेकिन हमने चेंज इन लेंथ फाइंड नहीं करनी बल्कि फाइनल जो लेमडा है वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले चेंज इन लेंथ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। जितनी लेंथ की चेंज आई है उसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो लेमडा प्राइम आ जाएगा आपके पास। तो डेल्टा लेमडा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो डेल्टा लेमडा किसके बराबर है? h की वैल्यू क्या है आपके पास? 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड आती है। यूनिट्स हम नहीं लिख रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो आपने पुट करना है 9.11। चूँकि इलेक्ट्रॉन से टकराता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिकॉयल होता है, भले उसका जिक्र नहीं है लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास पुट कर देना है। कॉम्पटन इफेक्ट का जब आएगा तो आपने अंडरस्टूड है कि ये इलेक्ट्रॉन से टकराया है, उसके बाद ये स्कैटर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है जी। और इसके बाद हम साथ में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और 1 माइनस कॉस 45 डिग्री आपने इसको सॉल्व कर लेना है। डेल्टा लेमडा आपके पास आ जाएगा कितना? 7.11 इंटू 10⁻⁻13 मीटर, -13 मीटर्स। आप कैलकुलेटर लें, इसको सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास पहले से सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 0.001 यानी नैनोमीटर्स में आप लिखना चाहें तो चूँकि हमने ये इसको ऐड करना है इसके साथ, तो ये नैनोमीटर में लिखा हुआ है तो हम भी इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो नैनोमीटर में ये डेल्टा लेमडा कितना आएगा? डेल्टा लेमडा नैनोमीटर में आएगा 0.000711 नैनोमीटर्स। तो आपके पास डेल्टा लेमडा आ गया। तो आपने फाइंड करना है लेमडा प्राइम। तो लेमडा प्राइम किसके बराबर होता है? लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा। ठीक है जी। तो ये इसमें आप पुट करेंगे लेमडा प्राइम। अच्छा, ये कहाँ से आ गया? लेमडा प्राइम एक बड़ी वेवलेंथ है, उसमें से इनिशियल वेवलेंथ आप माइनस करते हैं तो इसी को डेल्टा लेमडा कहते हैं। इसको आप अरेंज करें तो ये बन जाएगा लेमडा प्राइम, आप इसी से निकाल सकते हैं।
लेमडा आपके पास है 0.2 नैनोमीटर था, इसको पुट करें, प्लस डेल्टा लेमडा आपके पास कितना है 0.00 3 दफ़ा 0 711 नैनोमीटर आता है, इसको ऐड करें, लेमडा प्राइम आपके पास आ जाएगा 0.200711 20071 नैनोमीटर्स। तो ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एग्जाम्पल 18.8 फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ फोटॉन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.8 एग्जाम्पल नंबर, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ फोटॉन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो एक फोटॉन को अगर हम हैवी न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे फायर करते हैं तो हैवी न्यूक्लियस के करीब जाके ये कन्वर्ट होता है एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के अंदर, और दूसरा पार्टिकल क्या है पॉजिट्रॉन, यानी ई माइनस का और ई प्लस का, ये दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ होगी कि जिसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होंगे बट देन दे विल नॉट मूव, क्योंकि जितनी एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इन पार्टिकल्स के अंदर, और मज़ीद बाकी एनर्जी नहीं बचेगी जो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो होगी कि जो जस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करे, ठीक है जी, और उससे कम में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस ही ना हो, और उससे ज़्यादा अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस भी हों और मूव भी कर जाएं, काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर जाएं। तो हम थ्रेशोल्ड लेवल इसका सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, आप रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करें इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, चूँकि दोनों का मास तो सेम ही होता है, इसलिए हम टोटल एनर्जी जो है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ई जो है टोटल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ क्या होगी इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी याद रखें, तो रेस्ट मास एनर्जी यहाँ पे क्या होगी m नॉट सी स्क्वेयर प्लस इसकी भी m नॉट सी स्क्वेयर होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा 2m नॉट सी स्क्वेयर। अब अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास और उसको मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वेयर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। तो क्या बनेगा, E इज़ इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ऐसे लिख देते हैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेवलेंथ में, कि कितना फोटॉन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। हम फोटॉन की एनर्जी को रिलेट करते हैं वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। डायरेक्टली हम उसकी एनर्जी तो नहीं मेजर कर सकते, तो हम एनर्जी से उसकी फ्रिक्वेंसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी कितनी एनर्जी है। तो हम अभी इसको कन्वर्ट करेंगे वेवलेंथ में। हमारे पास रिलेशन है E इज़ इक्वल टू HF, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। यहाँ पे F को रिप्लेस करेंगे किस तरह से, F इज़ इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो C अपॉन लेमडा अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा HC अपॉन लेमडा। अब हम यहाँ पे अगर लेमडा वो पुट कर दें, एनर्जी हमें पता है, लेमडा हमने फाइंड करना है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू HC अपॉन E। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, लेमडा इज इक्वल टू H की वैल्यू क्या है 6.63 10 टू पावर -34 जूल्स सेकेंड्स, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट्स हम नहीं लिख रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं, यूनिट अंडरस्टूड है ठीक ही आएंगे। यहाँ पे एक ध्यान रखना है, एनर्जी आपके पास आई थी
एनर्जी आपके पास आई थी E इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप लिखेंगे 1.02 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये भी प्लग इन नहीं करनी, आपने इसको जूल्स में लेकर आना है, क्योंकि जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है यहाँ पे एनर्जी के यूनिट जूल्स बनते हैं। ये E इज इक्वल टू HF, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट्स जो हैं जूल्स में आते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ जो एनर्जी पुट करनी है वो भी जूल्स में करनी है। कोई मसला नहीं है, आप जूल्स में करने के लिए सिर्फ 1.6 10 टू पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 1.02 इंटू 10 टू पावर 6 यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और अब इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10 टू पावर -19 कूलम्स। तो अब ये जो है आपके पास एनर्जी आ जाएगी नैनोमीटर के अंदर, मीटर्स या नैनोमीटर्स। आप इसको अगर आप यूनिट साथ लिखें और इसके भी आप जब चार्ज के यूनिट लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायमेंशन जो है ना अब सही बन रहे हैं, लेंथ के डायमेंशन आ जाएंगे अभी आपके पास। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू 1.21875 10 टू पावर -12 मीटर्स। ये मीटर्स में है, ठीक है। तो हम इसको नैनोमीटर में लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो नैनोमीटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 10 टू पावर -9 लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस ज़ीरो को थोड़ा और उस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 0.00121। अब ये नैनोमीटर में आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे ये 10 टू पावर अभी -9 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं नैनोमीटर के अंदर। ये मीटर है और 0.00121 अब नैनोमीटर हो गई। तो ये आंसर है इसका एग्जाम्पल नंबर 18.8 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 18.9, determine the wavelength of an electron that has been accelerated through a potential difference of 100 volts. Example number 18.9 है। Determine the wavelength of an electron that has been accelerated through a potential difference of 100 volt. तो ये कोई इलेक्ट्रॉन गन है फ़र्ज करें, और ये है एनोड, ये कैथोड है, ठीक है। ये फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है एनोड और कैथोड के बीच वो है 100 वोल्ट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अभी जो एक्सेलरेट होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो इस इलेक्ट्रॉन की जब मूव कर रहा है, जब स्पीड इसकी कुछ सर्टेन स्पीड है, तो इसका लैम्डा, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा हमने फाइंड करना है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, पार्टिकल मूव करते हैं, तो उनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मदद से। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं गिवन। अगर वेलोसिटी गिवन होती तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते। वेलोसिटी नहीं गिवन, अलबत्ता पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड कर लें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1/2 mv² इज़ इक्वल टू VE। इसको हमने डिटेल से 2-3 दफ़ा बता चुके हैं कि ये कहाँ से आया है, इसलिए आपने इस पे टेंशन नहीं लेनी, पिछले लेक्चर निकाल के देख लेने। ये लास्ट एग्जांपल में भी हमने इसको सॉल्व किया है। v² इज़ इक्वल टू 2mVE, ये 2 इधर चला जाएगा और m जो है यहाँ पे नीचे आएगा। दोबारा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2VE/m, और v आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी, आपके पास आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट बन के 2VE/m।
आपके पास ये क्या है, वेलोसिटी, टू कांस्टेंट v, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें पुट करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वोल्टेजेस हैं। 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आप पुट करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लें, वीडियो को पास करें, इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.9 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 5.9 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की मदद से हम इसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, लैम्डा किसके बराबर होगा, किसी भी पार्टिकल का h/p मोमेंटम के बराबर होगा, और h लैम्डा इज इक्वल टू h/, इसको हम मास टाइम वेलोसिटी कर सकते हैं v। अब हमारे पास h भी है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। तो सारी चीज़ें पुट करते हैं, 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, 5.9 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1.2 10⁻10 मीटर्स। तो ये है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट करें तो उस वक्त वेलोसिटी नहीं, ये उसका लैम्डा है, वेवलेंथ है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करेंगे थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट तो उसका एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है बनेगा 1.2 10⁻10 मीटर्स। नेक्स्ट एग्जांपल 18.10 A particle of mass 5 milligrams move with a speed of 8 meters per second. Calculate the de Broglie's wavelength. स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 18 की 18.10 पार्टिकल ऑफ मास 5 milligrams moves with a speed of 8 meter per second. Calculate the de Broglie's wavelength. वही तरीका है, उसी तरह से सॉल्व करना है, बट आपको मास वेलोसिटी दोनों गिवन है तो आप मोमेंटम सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। आपको सारी चीज़ें पता हैं, कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी है, मास है, तो लैम्डा आपने डायरेक्टली फाइंड कर लेना है। तो लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा इज़ इक्वल टू h/p के, और h/ इसको हम लिखेंगे h/mv। मोमेंटम आपके पास आ गया, तो आपने यहाँ पे प्लग इन करना है 6.63 10⁻34, ये जूल सेकंड आपके पास आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और मास जो है इसका कितना है जी, 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम्स 10⁻³ होता है मिली, और इसको वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दें आप। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.6575 इंटू 10⁻32 मीटर्स। ये वेवलेंथ है। देखें चूँकि पार्टिकल हैवी है, काफ़ी है, उसका मास 5 मिलीग्राम्स काफ़ी मास होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि ये मेजरेबल नहीं है, ये कंसिडरेबल नहीं है। तो मास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मास हो, पार्टिकल कोई भी हो, मटेरियल पार्टिकल, तो जब वो मूव करता है तो उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है, बट मास के साथ वो एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती जाती है। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ 5 मिलीग्राम का ऑब्जेक्ट हो तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम है, तो जो अब बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनकी तो और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये है लैम्डा आपका सॉल्व हो गया। तो ये लास्ट एग्जांपल थी इस चैप्टर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम इस चैप्टर के।
आज के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।